अनडेड एक ऐसा चीज है जिनको कि मार देने के बाद भी नहीं मारता। अनडेडों की तरह इमॉर्टल लोगों के लिए जो पहले से ही जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर आ गए, उन लोगों के लिए कोई एक सिंगल डायमेंशन को मतलब किसी एक प्लेनेट को डोमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात धरती की, हमारी धरती को उन लोगों के लिए हासिल करना चुटकियों का काम है। नैरेटर की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को एक अनडेड को सामने की ओर कुछ देखता हुआ बहुत ही परेशान होता हुआ दिखाई जाता है। ये अनडेड इस वक्त आग के अंदर किसी एक पर्सन को जिंदा देखने के बाद पैनिक होता हुआ पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक तुच्छ इंसान अभी भी कैसे जिंदा हो सकता है। अनडेड की इन सभी बातों को सुनने के बाद आगे से वो इंसान आग के अंदर से बोलने लगता है, आखिरकार तुम किसको बोल रहे हो, और अगर तुम यहाँ पे मेरी बात बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम लोगों से भी ज्यादा मजबूत हूँ। इतना बोलने के साथ ही अभी ये पर्सन एक बहुत ही जोरदार मुक्का अनडेड की ओर लॉन्च कर देता है और देखते ही देखते मुक्के की वजह से अनडेड का सिर पूरी तरीके से चूर मूड़ हो जाता है और इसी के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को 2 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। एक अपार्टमेंट के अंदर कोई चिल्लाते हुए बोलने लगती है, मैं तुम्हारे साथ और रह नहीं सकती और मैं तुम्हें यहाँ पे इसीलिए रहने दिया था क्योंकि तुमने बोला था यहाँ पे रहकर तुम नौकरी ढूंढने वाले हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तुमने क्या किया, हर एक वक्त ड्रिंकिंग एंड गेम खेलने में ही बिता दिया। और अगर आगे से तुम इसी तरीके से रहने वाले हो तो एक काम करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और जाके मॉम डैड के साथ रहो। तो बेसिकली ये दोनों भाई बहन होती है और यहाँ पे जो लड़का है यही हम लोग का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है कैंग हायुन। अपनी बहन की इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंग हायुन आगे से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस उम्र में जाके मॉम डैड के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। कैंग की बातों को सुनने के बाद उसकी बहन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम मॉम डैड के पास नहीं जा सकते हो शर्म के मारे, लेकिन अपनी छोटी बहन को अच्छी तरीके से शोषण कर सकते हो और तुम्हें तो पॉकेट मनी भी मिलती है। सुनो, कल नया साल है, कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लो या कुछ तो करो। हायुन अभी यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, ठीक है चलो इसे कल तक के लिए छोड़ देते हैं, वैसे भी मेरा सिर अभी चकरा रहा है। कैंग इतना बोलने के साथ ही अपने रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन पीछे से अभी भी उसकी सिस्टर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है उसके ऊपर। लेकिन बेचारा कैंग अभी कर भी क्या सकता है, क्योंकि भाई बेकार जो है एकदम मेरी तरह, अभी तो हर एक लड़के की तरह कैंग भी सोते हुए खुद को बोलने लगता है कि कैंग आखिरकार तू इतना ज्यादा पैथेटिक लाइफ कैसे जी सकता है। तू जब से सियोल के अंदर आया है तब से तूने बस एक ही काम किया है, एक मेजर कॉर्पोरेशन के साथ एक छोटा सा इंटर्नशिप। कैंग अभी अपने मन में ये भी बोलता है, मुझे जल्दी से एक छोटा मोटा काम ढूंढ लेना चाहिए, जैसे कि डिब्बे उठाने वाला काम। कैंग अभी ये भी नोटिस करता है कि वो यहाँ से जाने से पहले अपने पीसी को ऑफ करके नहीं गया, मतलब गेम अभी भी चालू है। यार जिंदगी कितनी बेहतर होती अगर ये एक वीडियो गेम की तरह होती, तब तो मैं कोई ढंग की नौकरी भी आराम से पा लेता। और यहाँ पे कैंग के दिमाग में नौकरी का मतलब होता है स्वॉर्ड्समैन, विजार्ड, वॉरियर, ये सब कुछ। कैंग अभी इतना सब कुछ बोलते बोलते उल्टा ही सो जाता है, लेकिन इस वक्त अचानक से कुछ होने लगता है, कुछ विंडोज जैसा ओपन होने लगता है, मानो कि कोई एक पोर्टल ओपन हो रहा हो। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया एक जनरल डायमेंशन के साथ कनेक्शन होने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, अर्थ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड। तो इसी कारण ही जो डायमेंशनल कनेक्शन है वो फिलहाल के लिए डिनाइड हो जाता है और इन सभी से अनजान अभी भी कैंग घोड़े बेच के सो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, बताया जाता है कि अर्थ पर अभी ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है और इसी नोटिफिकेशन के साथ अभी इस पूरी अर्थ में कुछ तो होता है जिसके कारण अभी कैंग नींद से उठ जाता है। लेकिन वो इस वक्त कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे कुछ देखने का मतलब कैंग के आसपास कुछ नहीं होता। कैंग इस वक्त एक ही बात बोलता है, व्हाट द फुचका। लेकिन इसी समय उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखने के बाद कैंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार ये सभी वर्ड मेरे आंखों के सामने फ्लोट कैसे हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था वहाँ पे ये लिखा हुआ था, जो डायमेंशन था जिसको कि हैकिंग डायमेंशन बोला गया है, उसको पृथ्वी के साथ जुड़ने में अभी भी 5 साल बाकी है। देखते ही देखते अभी कैंग के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे कैंग को ट्यूटोरियल के अंदर वेलकम किया जाता है। कैंग इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है। कैंग नोटिफिकेशन के अंदर और भी चीजों को पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर टोटल 8 स्टेज है और अगर कोई ट्यूटोरियल के अंदर मारा जाता है तो वो असली दुनिया में जिंदा रहेगा, मतलब ट्यूटोरियल के साथ असली दुनिया का कोई भी नाता नहीं है। ट्यूटोरियल के बीच में कोई हार नहीं मान सकता और अगर कोई नाकाम हो गए तो उसे दोबारा कोशिश करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो कैंग के सामने एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, जो भी ट्यूटोरियल को कंप्लीट करेगा उसे अवेकनिंग पावर मिलेगा और थर्ड उसे रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो इस वक्त कैंग इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने सिर को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि ये तो बस एक सपना है जो उन गेम एडिक्ट्स को आता है जिन्हें इलाज की जरूरत है। मॉम डैड मुझे माफ करना और हायुन तुम्हारा भाई
जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढेगा। कैंग परेशान होते हुए इन सभी बातों को तो बोल ही रहा था, लेकिन वो अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है छोड़ो वो सभी बातें, जैसा कि ये एक ड्रीम है तो चलो मैं इसके अंदर आखिरी बार के लिए मेरा सब कुछ निचोड़ के दे देता हूँ। कैंग का इतना सोचने के साथ ही अभी दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिनमें लिखा हुआ था एंटरिंग स्टेज 1 और हम प्रे करते हैं कि तुम्हारा साहस धरती को बचा सके। ये बचाने वाली नोटिफिकेशन को देखने के बाद कैंग को घंटा भी कुछ समझ नहीं आता। वो इस वक्त सोचने लगता है आखिरकार इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। कैंग अभी इतना सोच ही रहा था, अभी दोबारा से उसके सामने एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे स्टेज 1 का क्लियर कंडीशन लिखा हुआ होता है, जहाँ पे ब्रिज के एक साइड से दूसरी ओर जाना होगा और अगर कोई ब्रिज से गिर जाता है तो वो पर्सन मारा जाएगा। कैंग को अभी ये सभी चीजें समझ में तो घंटा भी नहीं आता, लेकिन देखते ही देखते ये जो नोटिफिकेशन है ये कैंग के सामने से वैनिश होने लगता है और कुछ देर बाद कैंग मानो एक अलग ही दुनिया पे आ गया हो। कैंग के आंखों के सामने सिर्फ आग ही आग दिखाई जाता है और अभी का जो सिचुएशन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे ब्रिज का मतलब मोटा मोटा ब्रिज नहीं है जहाँ से गाड़ी निकले, यहाँ का ब्रिज पत्थर से बना हुआ और तौर बहुत ही ज्यादा नैरो होता है। कैंग अभी जैसे ही ब्रिज के साइड से नीचे की ओर देखता है तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि ब्रिज के नीचे प्योर लावा होता है। बेचारे कैंग के मुंह से अभी एक ही बात निकलता है, व्हाट द हेल इज दैट। लेकिन कैंग यहाँ पे एक और चीज नोटिस करता है कि वो इस जगह पे अकेला नहीं है, उसकी तरह और भी पार्टिसिपेंट है। कोई कोई तो बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो साफ साफ याद है कि मैं घर में सो रहा था। कैंग भी अपने मन में बोलता है आखिरकार एक इस तरीके का एक स्टूपिड सपना है। कैंग खड़े खड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था, इसी समय उसे साइड से कोई पुकारती है, कैंग क्या ये तुम हो। और इस आवाज को सुनने के बाद कैंग जैसे ही अपने साइड की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसकी बहन भी यहाँ पे है। और सच में अचानक से इस जगह पे आने की वजह से और डर की वजह से कैंग की बहन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखी थी। बेचारी की आंखों में तो आंसू दिखाई जाती है, लेकिन इस वक्त कैंग को इन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त एक खाली दिमाग की तरह चिल्लाते हुए अपनी बहन से बोलने लगता है, ये तो हद ही हो गई, मेरे साल के पहले ही सपने में तुम आखिरकार क्या कर रही हो। तो कैंग की बहन आगे से बोलती है, इस बात को मुझे भी तुमसे पूछना था, आखिरकार तुम मेरे सपने में क्या कर रही हो। लेकिन क्या ये सच में ही कोई ड्रीम है और वो फालतू के क्या सब नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ था पृथ्वी को बचाना है ब्ला ब्ला। अपनी बहन की इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंग इस वक्त अपनी बहन को बहुत ही एटीट्यूड के साथ पुकारता है, ओए खुद के सपने जैसा एक्ट मत कर क्योंकि ये मेरा सपना है। कैंग की इस बात को सुनने के बाद अभी बहन भी चिल्लाते हुए बोलती है, क्या ये सब कुछ अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खुद ही सोच कर देखो ना, आखिरकार ये लाभा इतना गर्म कैसे होता अगर हम लोग किसी सपने के अंदर होते। और वैसे भी किसी ड्रीम के अंदर अभी हम लोग जिस तरीके से नेचुरली बातचीत कर रहे हैं ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो मुझे लगता है जादू से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अपनी बहन की इन सभी लॉजिक भरी बातों को सुनने के बावजूद कैंग के खाली मोटी दिमाग में घंटा भी कुछ नहीं घुसता। कैंग इस वक्त बोलता है कि हाँ तुमको पता है हम लोग का ब्रेन बहुत ही इजीली ट्रिक्ट हो जाता है और जो लोग बोलते हैं ना कि सपने के अंदर कोई भी पेनफुल नहीं होता, ये बात एकदम फालतू है, पूरी तरीके से झूठ है। कभी कभी ऐसे अजीब सपने आते हैं जिसमें लगता है जैसे सच में पेशाब कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है एंड नींद से जागता हूँ तब पता चलता है कि ना बिस्तर तो एकदम सेफ है। कैंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद आगे से उसकी बहन बोलने लगती है कि बहुत ही बढ़िया, शर्म मरम कुछ है या फिर उसे भी बेच खाए हो कि तुम इतनी एम्बेरसिंग बातें मेरे सामने कर रहे हो। कैंग बोलता है छोड़ो ये सभी बातें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहन पूछती है कहाँ, तो कैंग बताता है क्या तुमने उस नोटिफिकेशन को नहीं देखा जहाँ पे ये बताया गया था कि ब्रिज के उस पर जाना होगा। ओ अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं पता, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है और मेरे ड्रीम के अंदर तुम सभी एनपीसी हो। कैंग की बहन एनपीसी बोलता हुआ सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है आखिरकार तो किसको एनपीसी बोल रहा है, मैंने भी उस नोटिफिकेशन को देखा था। कैंग की बहन अभी थोड़ा सा शांत होती है और इसके साथ ही कैंग से बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम जाते जाते गिर गए तो आगे से कैंग बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, जैसा कि ये एक सपना है तो अगर मैं यहाँ पे गिर भी जाता हूँ तो मैं दोबारा से रिस्पॉन्ड हो जाऊंगा। कैंग अपनी बहन को ये सभी बातें बोल ही रहा था, लेकिन अचानक से ऊपर की ओर जो ब्रिज था उसमें से एक लौंडा नीचे की ओर गिरने लगता है। कैंग भी अभी अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से उस लौंडे को नीचे की ओर गिरता हुआ देखता है और देखता है कि वो तो लाभा के अंदर जाके पूरी तरीके से झलस चुका है और जिस तरीके से लोग आग में जलने की वजह से चिल्लाता है वो लौंडा भी उसी तरीके से जोर जोर से चिल्लाता है एकदम मरते दम तक। तो बेसिकली बिना घी के लौंडे का ओम स्वाहा हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद कैंग एंड उसकी बहन का जो
रिएक्शन है वो एकदम सेम टू सेम होता है। कैंग की बहन अभी कैंग से पूछने लगती है, आखिरकार तुम क्या बोल रहे थे कुछ देर पहले? लेकिन इस वक्त रिप्ले में कैंग के मुंह से घंटा भी कुछ नहीं निकलता। कैंग तो अभी भी उसी जगह की ओर ही देख रहा होता है जहाँ पे वो लौंडा गिरा था। कैंग जो कि इस वक्त डर के मारे कांप रहा था, वो इस वक्त अपनी बहन से बोलने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज वो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। और ऐसा मत सोचो कि मैं डर गया, नहीं मैं नहीं डरा अभी भी। अपनी भाई की ऐसी हालत को देखने के बाद वो समझ जाती है कि उसके भाई से अभी घंटा भी कुछ होने नहीं वाला। गहरी सांस लेती है और इसके साथ ही अपने घुटनों पे आ जाती है और रेंगते हुए ब्रिज को क्रॉस करने का प्लान बनाती है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग और कैंग की बहन दोनों मिलके ब्रिज को रेंगते हुए क्रॉस कर रहा होता है। और तो और चार पास से बहुत सारे चिल्लाने की चीखने की आवाज भी आती है, मतलब जो लोग गिर रहे होते हैं उनकी। चलते चलते अभी कैंग की बहन कैंग से पूछने लगती है, हे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग के साथ क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है तुम्हें? तो आगे से कैंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए रिप्लाई देता है, ये तो बस एक रियलिस्टिक नाइटमेयर है। कैंग की बहन बोलती है, तुम अभी भी यही बोल रहे हो? फिर भी तुम्हें तो महसूस हो ही रहा है ना कि यहाँ की चीजें एकदम सही नहीं है। और वैसे भी तुम भी एक बार सोच के देखो ना, आखिरकार कौन सा ड्रीम इतना ज्यादा रियलिस्टिक होता है? मुझे लगती है जड़ से यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जो कि हम लोग के सोच से भी परे है। और अगर हम लोग गेम के अंदर मारा जाते हैं तो शायद से रियल लाइफ में भी मारा जा सकते हैं। अपनी बहन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय कैंग थोड़ा सा सांस छोड़ता है और इसके साथ ही अपनी आंसू बहाते हुए बहन को गाली देने लगता है और बोलता है कि मैं तब से ही इन सभी चीजों को इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम ऐसा भी बकवास क्यों कर रही हो? इवेन मैं तो अभी डर के मारे पूरी तरीके से जम चुका हूँ, मुझे आगे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है। अपने भाई की ऐसी हालत को देखने के बाद आयुन इस वक्त अपने मन में बोलने लगती है कि अरे यार, ये शायद से दुनिया का सबसे ज्यादा भरोसे के लायक नहीं होने वाला बड़ा भाई है। आयुन की इतना सोचने के साथ ही अभी हम लोग को कैंग को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ब्रिज के ऊपर ही लेट जाता है और बोलने लगता है कि मुझसे और नहीं होने वाला, तब से ही रेंगने के कारण मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। कैंग की इस बात को सुनने के बाद आयन बोलने लगती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहने वाले हो? तो आगे से कैंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है, तुम जानते हो अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये सब कुछ एक ड्रीम है और अगर मैं इसी तरीके से रहता हूँ तो शायद से ये सपना टूट जाए और मैं रियल लाइफ में जाग जाऊँ। हायुन अभी इतना बोल ही रहा था, इसी समय दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बोला जाता है ये जो ट्यूटोरियल है इसका टाइम जो दिया गया था वो खत्म होने की वजह से इस ट्यूटोरियल का डिफिकल्टी और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के साथ साथ ही अभी ये जो पूरा एरिया है ये एक तरीके से कांपने लगता है। दोनों भाई बहन पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, समझ में नहीं आता इन दोनों को आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। कैंग हायुन अभी नोटिस करता है कि पीछे की ओर जो ब्रिज है वो टूटते हुए आ रहा है। आसपास के बहुत सारे लोग इस चीज को देखने के बाद जल्दी जल्दी ब्रिज को पूरा करने के लिए सामने की ओर दौड़ने लगता है और कोई कोई तो चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिर रहा होता है। अभी तो आयन भी इस चीज को देखने के बाद कैंग से बोलती है, अभी यहाँ पे रुकने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी से सामने की ओर दौड़ो। आयुन इस वक्त कैंग को इतना बोलने के साथ ही सामने की ओर दौड़ने लगती है और बेचारा कैंग वो तो अभी भी उसी जगह पे ही लेटा रहता है और इसके साथ ही चिल्लाते हुए आयन से बोल रहा होता है कि ए रुको रुको, मेरे लिए रुको। देखते ही देखते अभी कैंग का जो ब्रिज है वो ब्रेक होते हुए कैंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। कैंग के पास भी और ऑप्शन नहीं रहता, बेचारा अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए इस वक्त जी जान लगा के दौड़ने लगता है। कैंग इस वक्त अपने आप को ही दिलासा देने लगता है कि ये ब्रिज उतना भी ज्यादा नैरो नहीं है, अगर मैं कोशिश करता हूँ तो आसानी के साथ एंड तक पहुंच ही जाऊंगा, बस अभी दौड़ते हुए मुझे ब्रिज के सामने की ओर ही देखना है, किसी और नहीं देखना। दौड़ते दौड़ते कैंग अभी आयन के भी बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। कैंग को अभी सामने की ओर ब्रिज का जो एंड पॉइंट है वो भी दिखाई देने लगता है। कैंग इस वक्त खुश होते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि बस इतना ही, इसके बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैंग खुश होता हुआ अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय उसकी नजर साइड की ओर जाता है। वो देखता है कि आयन के ऊपर का जो ब्रिज है वो तो टूट के उसके सिर के ऊपर ही गिरने के लिए तैयार है। कैंग जोर से चिल्लाता है और आयन को सतर्क होने के लिए बोलता है, लेकिन इस समय कैंग समझ जाता है कि उस चीज से बच निकलना आयन के बस की बात नहीं है। तो इस समय कैंग अपने ट्रैक से सीधा आयन के ट्रैक पर आ जाता है और एकदम से आयन को गोदी में उठा के जल्दी जल्दी से किनारे पर आ जाता है। देखते ही देखते ब्रिज भी टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है। इतने सारे ब्रिज एक साथ गिरने की वजह से लावा के अंदर भी थोड़ा सा रिएक्शन होता है। अभी दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, लेवल अप और कांग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने स्टेज 1 को क्लियर किए हो। कैंग एंड आयुन दोनों ही इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद पूरी तरीके से स्टन हो जाता है। अभी तो दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, बताया जाता है तुम अपने क्लियर रिवॉर्ड के लिए अस्थायी रूप से अवेकनिंग हो चुके हो और तुम ऑफिशियली अवेकनिंग हो जाओगे जब ये ट्यूटोरियल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इन दोनों नोटिफिकेशनों को देखने के बाद कैंग का रिएक्शन घंटा भी कुछ नहीं होता। वो इस वक्त लेट जाता है और बोलता है कि अरे यार, दर्द के मारे में तो अपने उंगलियों को भी नहीं हिला पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त आयुन
जो कि इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद बोलने लगती है कि अस्थायी रूप से अवेकनिंग और ट्यूटोरियल, क्या हम लोग को और भी कुछ करना होगा। तो इस समय कैंग, जो कि अभी भी थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हुआ था, वो इस वक्त आयन से बोलता है, हे क्या तुम उसको थैंक यू भी नहीं बोलोगे जिसने कि तुम्हारे जान को बचाया। तो इस समय आयन उसको बचाने के लिए कैंग को सिंपली थैंक यू बोल देती है। आयन इस वक्त अपने सामने एक स्टेटस विंडो जैसा कुछ देखता है जहाँ पे उसके डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था। तो इस वक्त आयन कैंग से पूछने लगती है, आखिरकार ये सभी चीजें क्या है, लेवल, स्ट्रेंथ, एजिलिटी। आयन की इस बात को सुनने के बाद कैंग को मानो बहुत ही जोर से शौक लगा हो। कैंग बोलता है अपने मन में ही, क्या एक स्टेटस विंडो, ये तो वही चीज है जिसको कि हर एक लौंडा अपने बर्थडे पे चाहता है। तो इस समय कैंग बहुत ही मुश्किल से अपने कंधे को ऊपर की ओर उठाता है और बोलता है, मुझे भी देखना है। अभी कैंग के सामने एक स्टेटस विंडो देखने के लिए मिलता है, लेकिन बेचारा कैंग अभी अपने स्टेटस विंडो को अच्छी तरीके से देख पाता। इसी वक्त वो अपने रियल लाइफ में जाग उठता है। कैंग इस समय अपने आसपास दोबारा से सही सलामत देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बेचारा इस वक्त पसीना पसीना होने लगता है। कैंग इस वक्त बोलता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कि सोशल मीडिया में ये बात पूरी तरीके से फैल जाती है। सभी लोगों को ही एक ही तरीके का ड्रीम आया होता है। कोई कोई बोलता है, मैं अपने ड्रीम में नीचे गिर के मारा गया था। अभी तो एक और कमेंट को दिखाया जाता है सीओ हामिन के तरफ से, जहाँ पे वो एक कमेंट किया है, हमारे पूरे परिवार ने एक ही सपना देखा, और क्या सपने में मारने का कोई मतलब होता है, कोई तो इसका मतलब मुझे समझाओ। अभी तो न्यूज में भी दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा ही सीन चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर के इतना बोलने के साथ ही अभी हम लोग को पूरे अर्थ के सीन को ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्टेटस विंडो भी ओपन होकर रखा था एंड स्टेटस विंडो के अंदर ये लिखा हुआ था कि हैकिंग डायमेंशन के साथ कनेक्ट होने के लिए अभी भी 364 दिन 15 घंटा 4 मिनट एंड 25 सेकंड्स बाकी है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, सुबह हो जाती है और सुबह सुबह ही आयन इस वक्त चिल्लाते हुए कैंग को पुकारने लगती है और देखते ही देखते दोनों आपस में तू में करने लगते हैं। दोनों इस वक्त एक दूसरे से चिल्लाते हुए कल रात को सपने में क्या हुआ था उसके बारे में सेम टू सेम ही बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही झगड़ने के बाद इस समय आयन चिल्लाते हुए कैंग से बोलती है, मैंने कहा मुझे बोलने तो पहले। लेकिन आगे से कैंग बोलता है, तुम मेरी बातों के बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो। तो इस वक्त कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों के अंदर भी बातचीत हो गया था। कैंग एंड आयुन दोनों ही अभी इस बात को समझती है कि वे दोनों ही एक ही सपने को देख रहे थे या फिर वे दोनों ही उसी जगह पे मौजूद थे। देखते ही देखते यहाँ पर खामोशी छा जाती है और इसी खामोशी को तोड़ते हुए कैंग अभी बोलने लगता है कि क्या हम लोग को पहले कुछ खा लेना नहीं चाहिए। तो आयुन भी इसके लिए मान जाती है। कुछ देर बाद इस वक्त आयुन को और कैंग को एक साथ खाते हुए दिखाई जाते हैं। आयुन इस वक्त खाते खाते अपने फोन को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसको ऐसे ही सिमिलर ड्रीम के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। वो इस वक्त सरप्राइज होते हुए कैंग से बोलती है, तो कल हम जो देखे थे क्या वो कोई सपना नहीं था। यहाँ पे जितने भी मैसेज है इन सभी को देख के तो यही लग रहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को भी एकदम सेम टू सेम सपना आया था। कैंग इस वक्त अपने फोन को चेक करते हुए बोलता है, हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और हाँ, मैंने एक चीज नोटिस किया कि गेम के अंदर जितने भी लोग मरे थे वे सभी रियल दुनिया में अभी भी जिंदा है। और वे लोग बोल रहे थे उस ड्रीम के अंदर 10 में से 3-4 लोग तो ऐसे ही फेल हो गए थे, लेकिन उन लोगों को रियल लाइफ में कोई मेजर इंजरी नहीं आई। कैंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद आगे से आयुन थोड़ा सा कांपते हुए और डरते हुए बोलती है, फिर भी वो सपना इतना रियलिस्टिक था कि लावा के अंदर गिरना तो जैसे सच में बहुत दर्दनाक रहा होगा। और मैंने तो ये भी सुनी थी कि जितने भी लोग लावा में गिरे थे वे सभी अभी भी ट्रोमा में हैं। अभी आयुन की इन सभी बातों को सुनने के बावजूद आगे से कैंग कुछ रिप्लाई नहीं देता। कैंग इस वक्त सिर्फ अपने मील को एंजॉय करते हुए फोन को चेक कर रहा होता है। तो आगे से आयुन दोबारा से बोलने लगती है, क्या ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से खाना खाना हम लोग के लिए सही है। लगता है कि बाहर पूरी तरीके से केओस छाई हुई है। आयुन की इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंग आगे से बोलता है कि फिलहाल के लिए अच्छी तरीके से खाना खाने के अलावा अभी हम लोग कर भी कह सकते हैं। इतना बोलने के साथ ही कैंग इस वक्त चॉपस्टिक को रख देता है और इसके साथ ही यहाँ से उठ के खिड़की के पास जाता है और पर्दे को हटा के वो इस वक्त जैसे ही खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो वो देखता है नीचे की ओर स्ट्रीट पे लोग तो अफरा तफरी मचा के रखे हैं। बेसिकली वे सभी फ्यूचर के लिए अभी से ही बहुत सारे सामानों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। चारों ओर लोग इधर उधर हल्ला कर रहे होते हैं। कई तो स्टोर को भी तोड़ के अंदर की ओर घुस रहे होते हैं सामानों को लूटने के लिए। और इन सभी चीजों को कैंग एंड आयुन दोनों ही बैल्कनी से देख रहे होते हैं। बाहर की ओर लोगों को इस तरीके से भड़कते हुए देखने के बाद आयुन कैंग से बोलती है, लगता है हम लोग को बाहर जाके काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कामचोर कैंग आगे से बोलता है, हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, इस समय बाहर जाना हमें सिर्फ चोट ही पहुंचाएगा। और हाँ आयुन, क्या तुम्हें हैकिंग डायमेंशन कनेक्शन के बारे में कुछ याद है। कैंग की इस बात को सुनने के बाद आगे से आयुन बोलती है, लगता है तुमने अपने स्टेटस विंडो को अच्छी तरीके से नहीं देखे हो। वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोगों का जो टेम्पोररी अवेकनिंग है उसका बचा हुआ समय देख सकते हैं।
इतना बोलने के साथ ही इस समय आयुन अपने सामने अपना जो स्टेटस विंडो है उसे भी ओपन कर लेती है। तो इस चीज को देखने के बाद कैंग भी अभी अपना जो स्टेटस विंडो है उसे ओपन कर लेता है। कैंग को भी दिखाई देता है कि जो हॉकिंग डायमेंशन है वो तो 5 साल बाद पृथ्वी के साथ कनेक्ट होने वाला है। कैंग इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद बाहर की ओर लोगों की हालातों को देखने के बाद आयन से पूछने लगता है, क्या तुम बाकी इस स्थिति के लिए 5 साल तक तैयारी कर सकते हो? अभी सब कुछ पूरी तरीके से कियास में है, लेकिन आगे आगे स्थिति शांत हो जाएगी, तो इसीलिए घर पर रहना ही बेहतर होगा। कैंग की इन सभी रामबानियों को सुनने के बाद आयुन अपने मन में ही बोलने लगती है कि आखिरकार एक कमीना अचानक से समझदारी की बात कैसे करने लगा। तो देखते ही देखते शाम हो जाती है। स्ट्रीट पर उतर के जितने भी लोग हल्ला कर रहे थे वे सभी धीरे धीरे करके अपने अपने घर चले जाते हैं, एंड ऑब्वियसली पुलिस की वजह से। और देखते ही देखते इसी तरह रात हो जाती है। इस वक्त हम लोग को कैंग को सोता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सामने दोबारा से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। कैंग इस वक्त जैसे ही अपनी आंखें ओपन करता है तो वो दोबारा से अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है। कैंग के सामने दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। कैंग इन सभी को स्किप करके सीधा स्टेटस विंडो को दिखाने के लिए बोलता है। देखते ही देखते कैंग के सामने अभी उसका स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे कैंग के हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। लेकिन कैंग अभी अपने स्टेटस को किसी के साथ कंपेयर ना करने की वजह से इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसका स्टेटस अच्छा है या फिर बुरा है। कैंग इस वक्त अपने स्टेटस में मैजिक स्टेटस 14 देखने के बाद बोलता है कि मैजिक स्टेट, क्या इसका मतलब मैं बाद में जाके मैजिक पावर को इस्तेमाल कर पाऊंगा या फिर इसका मतलब कुछ और है? कैंग को इस वक्त अपने स्टेटस विंडो के अंदर एक और आई कैचिंग वर्ड दिखता है, जो कि होता है रिजरेक्शन। कैंग इस एबिलिटी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कैंग बोलता है इस एबिलिटी की खुशबू ऐसी लग रही है कि मानो कि ये एक ओवरपावर्ड चीट एबिलिटी है, और ये जो रिजरेक्ट एबिलिटी है इसके माध्यम से कैंग मारा जाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही दोबारा से जिंदा लौट के आ सकता है। और जब तक अर्थ पूरी तरीके से संकट से बाहर नहीं आ जाती तब तक ये एबिलिटी काम करती रहेगी। स्टेटस विंडो में रिजरेक्ट के बारे में इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद कैंग का मानो खुशी का ठिकाने नहीं रहता। बेचारा इस वक्त इधर उधर उछल कूद करने लगता है, फ्लोर के ऊपर इधर उधर डिगबाजियां भी मारने लगता है। अभी दोबारा से कैंग के पास एक और स्टेटस विंडो ओपन होता है। कैंग से पूछा जाता है, क्या तुम सेकंड स्टेज पर जाना चाहोगे? नोटिफिकेशन को देखने के बाद कैंग भी जोश के साथ बोलता है, बिल्कुल, चाहे मेरे स्टेटस ऊंचे हो या नीचे, मैं लेवल अप करके उन सभी चीजों को बढ़ा सकता हूँ। कैंग का इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को ट्यूटोरियल के स्टेज 2 के सीन को दिखाया जाता है, और इसी जगह पे हम लोगों को कैंग को एक वेपन के माध्यम से सामने की ओर एक गॉब्लिन से फाइट करते हुए भी दिखाया जाता है। कैंग इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा के गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहा होता है, एंड बहुत देर तक इसी तरीके से घिसी पीटी कोशिश करने के बाद कैंग फाइनली गॉब्लिन को मार पाता है। गॉब्लिन को मारने के बाद कैंग बोलता है, मैंने एक सरप्राइज अटैक करके इस गॉब्लिन को मारा, लेकिन एक जीवित प्राणी पर वार करके मुझे जो एहसास हुआ उससे मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। लेकिन सच बात बोलूं तो यह चीज मुझे पसंद आया। कैंग अभी जैसे ही हाथ में लगा हुआ गॉब्लिन के खून को स्मेल करता है, वैसे ही वो बोलने लगता है कि धत्तरे की, मुझे लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। तो कैंग यहाँ पे और ज्यादा देर तक ना रुकते हुए सामने की ओर जाने लगता है। लेकिन इस वक्त दीवार के साइड में हम लोग को एक और गॉब्लिन को देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार का ये जो गॉब्लिन है वो पिछले बार से भी बहुत ही ह्यूज होता है। कैंग इस गॉब्लिन को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन वो गॉब्लिन अभी जैसे ही कैंग के पीछे एक मरा हुआ गॉब्लिन को देखता है वैसे ही उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। कैंग भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे सिर्फ एक गॉब्लिन नहीं था, बल्कि उसके साथ ये भी था। अभी एक गॉब्लिन अपने हाथ में जो वेपन है उसके अंदर बहुत सारे माना को भी इनपुट करने लगता है। कैंग इस वक्त गॉब्लिन के शॉट की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और अपने मन में ही बोलने लगता है कि गॉब्लिन के हाथ में ये जो शॉट है ये तो तकरीबन 1 मीटर लंबा तो होगा ही, और तो और ये गॉब्लिन पिछले वाले से भी बड़ा है, और इससे अगर मैं एक हिट भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक टिटेनस से काम बनेगी। कैंग अभी खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। आगे से गॉब्लिन बहुत ही जोरदार रोर करता है, और देखते ही देखते बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक कैंग के ऊपर दे मारता है। बेचारा कैंग अपने हाथ में दूसरे वाले गॉब्लिन का जो वेपन है उसके माध्यम से इस अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन वो इस वक्त रोते हुए बोलने लगता है कि गॉब्लिन की इस अटैक फोर्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से कांप रहा है। कैंग को अभी इस बात को लेकर अफसोस होने लगता है कि अगर वो पहले से ही एक्सरसाइज करता तो उसे आज ये दिन देखना ना पड़ता। अभी दोबारा से गॉब्लिन कैंग के ऊपर एक और अटैक करके कैंग के हाथ से कैंग का जो वेपन है उसे भी छुड़वा देता है। अभी वेपन को छुड़वाने के बाद दोबारा से गॉब्लिन अपने वेपन के माध्यम से कैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्लैश मार देता है, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो तमाशा हो रहा है उसे देख के तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे गॉब्लिन बहुत ही अच्छे तरीके से कैंग का कटाई छिराई कर रहा है। कुछ देर बाद जब कटाई छिराई अच्छी तरीके से हो जाता है उसके बाद कैंग को दिखाया जाता है, और यहाँ पे कैंग की जो हालत है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। कैंग अभी रोते हुए बोलने लगता है कि
आखिरकार क्यों क्यों मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? ये गॉब्लिन ये आखिरकार मुझे मार क्यों नहीं देता? कैंग अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कैंग के कॉलर को पकड़ते हुए कैंग को खींचते हुए यहाँ से लेके जाने लगता है। इस वक्त कैंग अपने मन में बस एक ही बात बोल रहा होता है, आखिरकार कब कब मैं नींद से उठूंगा? कोई भी चलेगा लेकिन कोई तो आके मुझे बचाओ। कैंग अभी हम लोग को बोलने लगता है एक इंसान के शरीर में कितना खून रहता है इस बात का मुझे तब तक पता नहीं था जब तक कि ना मैंने खुद अपने खून से इसे नहीं देखा। मौत का डर धीरे धीरे गले को जकड़ता गया और जब तक मेरी सांस आखिरकार थम नहीं गई तब तक 4 गॉब्लिन द्वारा मुझे जो मार्सिलिस टॉर्चर दी गई उसे तो पूछो ही मत। कैंग की इन सभी बातों को बोलने के साथ ही एक बहुत ही जोरदार चीख सुनने के बाद आयन की नींद खुल जाती है। आयन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कैंग के रूम के अंदर आती है और बोलने लगती है, क्या तुम पागल वगल हो गए हो? आखिरकार सुबह सुबह ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? आयन इतना बोलने के बाद अभी जैसे ही सामने की ओर देखती है तो वो देखता है कैंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखी है। वो इस वक्त एक कंबल को मोड़ के चुपचाप एक ही जगह पे अपने नाखून को चबा रहा होता है और बोल रहा होता है बीर बीर करके, गॉब्लिन ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी होते हैं। सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद आयन इस वक्त कैंग से पूछने लगती है, तुम्हारा मतलब ट्यूटोरियल के अंदर ज्यादा खून बह जाने की वजह से तुम मारा गए थे? कैंग इसके रिप्लाई में हाँ ही बोलता है। कैंग अभी आयन से बोलने लगता है कि वो लोग सबसे पहले मेरे हाथों के और पैरों के उंगलियों को एक एक करके उखाड़ा, लेकिन फिर भी ये सभी चीजें उन लोगों के लिए काफी नहीं था। वो सभी गॉब्लिन एक एक करके मेरे दांतों को तोड़ा और आगे कुछ बोलता उससे पहले आयन डर के मारे अपने कानों को बंद कर लेती है और कैंग से आगे और ज्यादा ना बोलने के लिए बोलती है। आयन बोलती है, मैं भी तो मारा गई थी लेकिन मैं तुम्हारी तरह टॉर्चर होकर नहीं मरी थी। एनीवेज क्या यही कारण है कि तुम उस वक्त कमरे के अंदर रो रहे थे? आयन की इस बात को सुनने के बाद अभी कैंग को आ जाता है गुस्सा। वो इस वक्त चेयर के ऊपर खड़ा होते हुए आयन से बोलने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरी तरह अगर तुम भी उस चीज को एक्सपीरियंस करते तो तुम्हें भी पता चलता कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। इवन गुआन ऊ भी शायद से इन सभी चीजों से डर जाता, रोता और अपनी माँ को पुकारता। तो यार गाइस, यहाँ पे जो गुआन ऊ है इस पर्सन के बारे में अभी तक तो कुछ पता ही नहीं गया, शायद से बाद में पता चलेगा। तो जो है सो है। लेकिन इस वक्त कैंग के बातों को सुनने के बाद आगे से आयन कैंग से पूछने लगती है, तो तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है ना? कैंग भी शॉक हो जाता है। तो इस समय आयन मोबाइल के अंदर कुछ चेक करते हुए बोलती है कि पास्ट के 2 दिनों से इन सभी हादसाओं की वजह से, मतलब जो लोग तुम्हारी तरह ही सिमिलर एक्सपीरियंस को किए हैं वे सभी ट्रॉमा की वजह से हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं और इन जैसों की संख्या पहले से दुगनी हो गई है। आयन की इस बात को सुनने के बाद अभी कैंग आगे से साफ साफ मना कर देता है एंड इसका बस एक ही कारण है कि कैंग के पास पैसा नहीं है। आयन अभी कैंग से दोबारा से बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हें और ट्यूटोरियल के अंदर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जितने भी लोग ट्यूटोरियल के अंदर मारा गए थे उन लोगों को सेकंड स्टेज के लिए और सपना नहीं आया। आयन की इस बात को सुनने के बाद कैंग अभी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। कैंग बोलता है, तो फिर आज की रात से मैं शांतिपूर्वक सो पाऊंगा। लेकिन कैंग के इस सपने में रात होते ही ट्यूटोरियल आके मुंह देता है। उसके पास दोबारा से नोटिफिकेशन आने लगता है, वेलकम टू ट्यूटोरियल कैंग, तुम्हारी साहसी अर्थ को बचाएगी। और इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद कैंग के चेहरे को तो देखो यार, चुप सा हुआ बेलून जैसा हो गया होता है। कैंग को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एक पागल की तरह चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद कैंग को ट्यूटोरियल वाली गुफा के अंदर दिखाया जाता है। कैंग परेशान होते हुए बोलता है, मैं ट्यूटोरियल के अंदर मारा जाना चाहता हूँ लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मारा जाने के बावजूद मैं दोबारा से ट्यूटोरियल के अंदर आ जा रहा हूँ। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया कि मुझे तुम लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इतना बोलने के साथ ही कैंग इस वक्त सामने की ओर जाने लगता है जहाँ पे कैंग के सामने साइड की ओर बहुत सारे वेपन रखा हुआ था। कैंग यहाँ से एक क्रॉसबो और एक स्पेयर को उठा लेता है। वेपन को चूज करने के बाद कैंग सामने की ओर का जो दरवाजा है वहाँ से छुप छुप के आगे जितने भी गॉब्लिन है उन सभी के ऊपर निशाना तांगने के बाद क्रॉसबो को लॉन्च कर देता है। कैंग बोलता है, क्या यह चीज काम किया? लेकिन घंटा यहाँ पे कैंग का जो बो है वो किसी का बाल भी नहीं उखाड़ पाया। लेकिन यहाँ पे जो गॉब्लिन था वो कैंग की इस हरकतों की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों गॉब्लिन मिलके अभी कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो कैंग भी अभी अपने पास जो स्पेयर है उसको लेके गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। कैंग अभी थोड़ा सा हिम्मत जुटा के अपने स्पेयर को एक गॉब्लिन के छाती के अंदर घुसा देता है एंड उस गॉब्लिन को यहाँ पे जान से मार देता है। इस गॉब्लिन को मारने के बाद कैंग पीछे की ओर देखते हुए बोलता है, तो अभी भी एक बचा हुआ है। लेकिन कैंग अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि वो जिस स्पेयर को गॉब्लिन के छाती के अंदर घुसाया था
उस स्पेयर को बाहर ही नहीं काट पा रहा होता है। कैंग अभी डरते हुए अपनी टेढ़ी आंखों से पीछे की ओर देखता है तो वो देखता है वो जो गॉब्लिन बचा हुआ था वो उछल के कैंग के ऊपर ही अटैक कर दिया होता है और यहाँ पे कैंग बेचारा अभी भी स्पेयर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। एंड ऑब्वियसली होना क्या था, एक बहुत ही जोरदार खून की पिचकारी के साथ कैंग दोबारा से चिल्लाते हुए नींद से उठता है। कैंग इस वक्त हाँफते हुए बोलने लगता है, मैं पिछली बार की तरह टॉर्चर होकर इस पर नहीं मरा, मैं इस पर एक ही ब्लो में मर गया। और कहीं ना कहीं कैंग इस बात से अभी थोड़ा रिलीफ फील भी करता है। तो आज की एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं।